तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, है ना। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से, तो इसको कर लेते हैं जल्दी से हम लोग। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे ऊपर इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। हालांकि जो भी चीजें अभी तक आप पढ़ रहे थे आपको बताया नहीं गया था, ये सारी ही चीजें इनर्शियल फ्रेम्स में आती है ना बच्चों। इनर्शियल फ्रेम्स ही हम पढ़ रहे थे, लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और अब नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में हमें इस सेक्शन में देखना है। चलिए तो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होते हैं भाई। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बच्चों इस तरीके से लिफ्ट है, एक लिफ्ट है ना, और ये लिफ्ट जो है वो रुकी हुई है। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये लिफ्ट जो है बच्चों वो रेस्ट पर है, और यहाँ से मान लीजिए कि एक ब्लॉक जो है इस तरीके से हैंग कर रहा है जिसका मास m है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ग्राउंड फ्रेम में कोई व्यक्ति ग्राउंड पे खड़ा होकर देख रहा है और उसको बताना है कि भाई टेंशन कितना लगेगा, तो आप टेंशन कैसे निकालोगे? तो ग्राउंड वाला आदमी तो यही बोलेगा भाई कि इसमें एक नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है और रोप में ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है, तो कोई दिक्कत है नहीं। ग्राउंड फ्रेम में अगर देखा जाए, ग्राउंड फ्रेम अगर ग्राउंड फ्रेम में देखा जाए तो आप बोलोगे कि भाई टेंशन बैलेंसेस mg, क्योंकि लिफ्ट रेस्ट में है तो ये ब्लॉक भी रेस्ट में है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो आराम से आप लिख सकते हो कि टेंशन इज इक्वल टू mg फोर्स। तो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं, सभी को ये बात समझ में आती है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं। फिर मैंने आपसे बोला कि एक काम करें, लिफ्ट के फ्रेम में जाके देखें। क्या लिफ्ट के फ्रेम में खड़े होने से भी यही सिचुएशन मिलता है? तो लिफ्ट में चले गए तो लिफ्ट पहले भी रुकी थी, और लिफ्ट में आप चले जाओगे तो वो अभी भी रुकी हुई है। तो अगर हम लिफ्ट के फ्रेम में चले जाएंगे, लिफ्ट फ्रेम से, तो देखें टेंशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो भी भाई mg होनी चाहिए। टेंशन mg को बैलेंस करेगा, क्योंकि लिफ्ट के फ्रेम में भी वो ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है ना। तो ये हमें समझ में आता है। और वैसे भी देखो बच्चों, ग्राउंड फ्रेम में जाके देखो या लिफ्ट के फ्रेम में जाके देखो, ये जो है आपका टेंशन फोर्स सेम होना चाहिए, क्यों? टेंशन फोर्स इंडिविजुअल फोर्स है ना। और मैंने रिलेटिव मोशन में आपको पढ़ाया था कि इंडिविजुअल जो फोर्स होता है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, किसी भी फ्रेम से आप निकालोगे तो वो फोर्स उतना ही आएगा। तो यहाँ पे ठीक है भाई, ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। फिर हम एक दूसरे सिचुएशन में जाते हैं। ये फर्स्ट सिचुएशन था। सेकंड सिचुएशन में हम ये करते हैं बच्चों कि यहाँ पे ये जो लिफ्ट है, लिफ्ट को आप कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर v इज इक्वल टू कांस्टेंट रखो। अच्छा, वेलोसिटी अगर लिफ्ट की कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ऑब्वियस सी बात है जीरो है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब सोचें कि वही मास है, वही ब्लॉक है, वही रोप है, और यहाँ पे ग्राउंड है। तो अगर आप ग्राउंड के फ्रेम से देखेंगे, ग्राउंड फ्रेम, तो भाई ग्राउंड के फ्रेम में क्या दिखाई देगा कि यहाँ पे इसका mg मास नीचे लग रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन है, बट एक्सेलरेशन जीरो है ना। एक्सेलरेशन तो जीरो है ना, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। वो भले ही वेलोसिटी से ऊपर जा रहा हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से, लेकिन एक्सेलरेशन तो है नहीं। इसका मतलब ये दोनों फोर्स जो है ये आपस में एक दूसरे को बैलेंस ही कर रहे होंगे, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई नेट फोर्स अभी भी जीरो है, तो जो टेंशन है वो mg को बैलेंस करेगा, मतलब टेंशन इज इक्वल टू mg। कोई दिक्कत नहीं, ये भी हमें समझ में आती है बात। अगर हम लिफ्ट के फ्रेम में जाके देखें तो भी उसका एक्सेलरेशन जीरो है, वो तो रुकी हुई नजर आएगी। अब ये चीज रेस्ट पे नजर आएगी लिफ्ट वाले को, लेकिन रेस्ट पे नजर आएगी तो एक्सेलरेशन अभी भी उसको जीरो नजर आएगा। तो अगर हम लिफ्ट के फ्रेम में जाके देखेंगे तो भी बच्चों जो टेंशन है वो mg के बराबर ही रहेगा, है ना। फिर से वही बात है, टेंशन इंडिविजुअल फोर्स है, फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। दोनों तरीकों से बिल्कुल सही आ रहा है, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, ठीक। उसके बाद फिर थर्ड सिचुएशन को एनालाइज करते हैं बच्चों। इसका थर्ड सिचुएशन कैसा है वो आप देखें। तो थर्ड सिचुएशन में मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जो अब ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ a नॉट से।
और ये यहाँ पे मास m हैंग कर रहा है, और ये बच्चों ग्राउंड है। तो ग्राउंड पे खड़ा हुआ आदमी, अब उसको टेंशन फोर्स कितना नजर आएगा? तो देखो फिर से अगर हम एफबीडी बनाए तो भाई ग्राउंड वाले आदमी के लिए तो नीचे फोर्स लग रहा है mg, ऊपर फोर्स लग रहा है टेंशन। बट ग्राउंड वाले आदमी के लिए ये ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, कितने से? ए नॉट से। जितने से लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है उसको ये मास भी तो एक्सेलरेट करता हुआ दिखाई देगा, कितने से? ए नॉट से, है ना बच्चों। तो ग्राउंड फ्रेम के लिए अब टेंशन की वैल्यू क्या होगी, सोचें जरा। तो इन ग्राउंड फ्रेम जो टेंशन की वैल्यू है, अब यहाँ पर आपको एफ नेट इक्वल टू एम ए लगाना पड़ेगा। तो एफ नेट हो जाएगा टेंशन माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए का मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो ए नॉट है। तो टेंशन की वैल्यू आ गई एम जी प्लस ए नॉट। देखो टेंशन की वैल्यू बच्चों अब एम जी प्लस ए नॉट आया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मुझे तो लिफ्ट के फ्रेम में देखना है कि टेंशन क्या है, तो जब आप लिफ्ट के फ्रेम में चले जाओगे तो जिस फ्रेम में आप बैठ जाते हो वो फ्रेम तो रेस्ट पे आ जाता है, वो फ्रेम तो रेस्ट पे आ जाता है। अब इसका एक्सेलरेशन आपको दिखाई थोड़ी ना देगा, अब तो आपको ये रेस्ट पे दिखाई देगा। तो अगर हम लिफ्ट के फ्रेम में देखें, लिफ्ट के फ्रेम में, तो वो रेस्ट पे आ गया, मतलब टेंशन बैलेंसेस mg, तो टेंशन जो है वो mg को बैलेंस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई ना, फ्रेम चेंज करने से बच्चों ये आपका इक्वल नहीं आ रहा टेंशन, जबकि इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल फोर्स जो है वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। बाद में चेक किया गया एक्सपेरिमेंटली चीजों को कि कितना टेंशन आना चाहिए, तो जो हम ग्राउंड फ्रेम से कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये लिफ्ट के फ्रेम वाली चीज गलत हो गई आपकी। ये लिफ्ट वाला फ्रेम जो आपने दिखा, तो इसमें जो टेंशन की वैल्यू आ रही है गलत आ रही है, ये सही है, ये गलत है। अब बाद में इसको और अच्छे से एनालाइज किया गया, तो न्यूटन ने हमें ये बताया कि उसके जितने भी लॉज हैं वो सब इनर्शियल फ्रेम्स में लगते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं लगते हैं। जो आप एफ नेट इक्वल्स टू 0 या एफ नेट इक्वल्स टू एम ए लगा रहे हो वो इनर्शियल फ्रेम में लगते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम क्या है पूछा गया, तो इनर्शियल फ्रेम उन्होंने बताया कि ऐसा फ्रेम जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में या तो रेस्ट पे हो या तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इनर्शियल फ्रेम। ये कैसे फ्रेम है बच्चों? ये इनर्शियल फ्रेम्स हैं, या तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो है ये क्या करें, रेस्ट में रहें, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करें। तो ऐसे फ्रेम्स को हम इनर्शियल फ्रेम्स बोलते हैं। जबकि ऐसा फ्रेम जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा हो बच्चों, एक्सेलरेट कर रहा हो, एक्सेलरेट कर रहा हो, वो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है। जैसे इस केस में ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेट कर रही थी लिफ्ट, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में उन्होंने बताया कि न्यूटन्स लॉज वैलिड नहीं है। इसमें ग्राउंड फ्रेम से जब आप निकाल रहे हो तो ग्राउंड का फ्रेम हमेशा इनर्शियल फ्रेम माना जाता है। ग्राउंड फ्रेम इज ऑलवेज इनर्शियल, इसलिए ग्राउंड फ्रेम में ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, T इक्वल्स टू एम जी प्लस ए नॉट, ये सही है। लेकिन जब आप लिफ्ट के फ्रेम में जाकर इस चीज को सॉल्व करेंगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां पे न्यूटन्स के लॉ ही वैलिड नहीं है, इसलिए आंसर आपका गलत आएगा। वहां पे इस पूरी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, है ना। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के लॉज वैलिड ही नहीं होते हैं। फिर उसके न्यूटन्स के बाद आगे आने वाले साइंटिस्टों ने इसका एक फिर ट्रिक बनाई कि उस ट्रिक को अगर आप यहाँ अप्लाई करो नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो आप न्यूटन्स लॉज नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी लगा सकते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इनर्शियल फ्रेम में आप सारे सवाल, हर टाइप की प्रॉब्लम जो है वो इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व कर सकते हो, जैसा न्यूटन साहब करते थे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम से किसी सवाल को करने पर वो सवाल बहुत छोटा हो जाता है और आसान लगने लगता है। तो सवालों को आसान करने के लिए और उसको जल्दी सॉल्व करने के लिए फिर बाद में जो साइंटिस्ट आए उन्होंने एक ट्रिक ढूंढा, और उस ट्रिक को जब आप अप्लाई करते हो नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो न्यूटन्स लॉ वैलिड हो जाते हैं। मतलब न्यूटन्स लॉ वैलिड करने के लिए एक ट्रिक बनाई गई। वो ट्रिक क्या है वो हम समझें। उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स, है ना। तो ये अब कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि सूडो फोर्स क्या है। जैसे यहाँ पे अगर हमें किसी प्रकार से कुछ चेंज करना है और ऐसा चेंज करना है ताकि हमारा आंसर सही आए, तो टेंशन की ये वैल्यू आनी चाहिए, ये बात हमें पता है। तो हमने ऐसा सोचा बच्चों कि अगर ये जो आपका लिफ्ट है
जो एक्सलरेट कर रहा है ए नॉट से, जिसका एक्सलरेशन जो है वो ऊपर की तरफ है, और यहाँ पे एक मास हैंग कर रहा है, और अगर हम लिफ्ट के फ्रेम में चले जाएं, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले जाएं, ऊपर टेंशन नीचे mg, और हम लिफ्ट के फ्रेम में बैठ जाएं, तो हमें पता है कि ये रेस्ट पे है, तो इसको बैलेंसिंग करना है, उसका मास m है, तो टेंशन की वैल्यू ये आनी चाहिए ना, एम जी में से, एम जी में एम ए नॉट को प्लस होना चाहिए। अब सोचो एम ए नॉट कैसे प्लस करोगे? अगर एक फोर्स और ऐसे होता बच्चों, ये भले ही ये फोर्स रियल फोर्स नहीं है, लेकिन हम ऐसा फोर्स एक माने, देखो मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूं, क्योंकि रियल फोर्स नहीं है, ये हम ट्रिक की तरह यूज कर रहे हैं, ये हम मान रहे हैं कि अगर हम ऐसा मान लेते कि यहाँ पे एम ए नॉट जो है वो एम जी के साथ डायरेक्शन में होता, तो क्योंकि ये रेस्ट पर है, तो आप बोल सकते थे कि टी इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए नॉट। देखो टेंशन की वैल्यू वापस वही आ गई, यानी मैंने एक छोटी सी ट्रिक लगाई कि जो चीज मिसिंग थी वो चीज मैंने यहाँ पे फोर्स के रूप में ऐड कर दी। अच्छा, ये बार बार करके देखा तो ये पता चला एक्चुअली में ये जो फोर्स है ये हमेशा मास ऑफ द बॉडी होता है, हमेशा प्रोडक्ट होता है मास ऑफ बॉडी, जो बॉडी आप जिस बॉडी का एफबीडी बना रहे हो, और एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम का, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम का। लेकिन क्योंकि ये रियल फोर्स नहीं है, ये फोर्स था नहीं, ये सिर्फ हमने इसलिए लगाया ताकि हम वैलिड कर पाए न्यूटन्स लॉस को, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ वैलिड करके उसको सॉल्व कर पाए। इसलिए हमें ये जो ट्रिक लगाया है, ये हाइपोथेटिकल फोर्स जो बनाया है, इसी को बोलते हैं सूडो फोर्स, है ना बच्चों? इसी को कहा जाता है सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का, सूडो का मतलब ही होता है फॉल्स फोर्स, सूडो का इंग्लिश मीनिंग ही है फॉल्स, मतलब ऐसी कोई रियल चीज नहीं है, ये सिर्फ न्यूटन्स के लॉस को वैलिड करने के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ताकि हम सवालों को नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी सॉल्व कर पाए, उसके लिए हम अप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स का हमेशा मैग्नीट्यूड होता है मास ऑफ द बॉडी हुज एफबीडी इज मेड, यानी हम जिसको अंडर कंसीडरेशन ले रहे हैं उसका मास लो, मल्टीप्लाइड बाई एक्सलरेशन ऑफ फ्रेम, और एक्सलरेशन ऑफ फ्रेम से मल्टीप्लाई कर दो, और इसकी डायरेक्शन हमेशा एक्सलरेशन ऑफ फ्रेम के अपोजिट होता है। जिस डायरेक्शन में फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सलरेट करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगता है। इसलिए इस सूडो फोर्स को मैंने डॉटेड लाइन में बनाया है, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये हाइपोथेटिकल फोर्स होता है ना बच्चों। तो आई होप आपको सूडो फोर्स का कंसेप्ट क्लियर होगा। सूडो फोर्स एक हाइपोथेटिकल फोर्स है, वो केवल इसलिए यहाँ पे लाया गया है ताकि हम न्यूटन्स के लॉस को जो है नॉन इनर्शियल में वैलिड कर पाए। अगर हम उसका यूज नहीं करेंगे तो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में हम सवाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपका जो है न्यूटन्स के जो लॉज हैं वो वैलिड नहीं होते हैं, वो लगते ही नहीं है, है ना? ये खुद न्यूटन ने ही बताया था, है ना? लेकिन उसको ट्रिक की तरह यूज करेंगे तो कई बार नॉन इनिशियल फ्रेम में सवाल को सॉल्व करने से सवाल काफी आसान हो जाते हैं, इसलिए हम इस ट्रिक को यूज करते हैं। और ये बाकी बहुत सारी सिचुएशन में अप्लाई करके देखा, ये बिल्कुल सही बैठता है, इसलिए इसको अप्लाई करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सूडो फोर्स जो लगना है, हाइपोथेटिकल जो फोर्स लगाना है नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपके न्यूटन्स लॉस को वैलिड कराने के लिए, वो सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है वो मास ऑफ द बॉडी जिसका एफबीडी आप बना रहे हो मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम होता है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन से अपोजिट होती है। ये बात आपको ध्यान देना है। और जो फ्रेम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे होते हैं या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, उनको हम इनर्शियल फ्रेम्स बोलते हैं, उसमें कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन फ्रेम्स में न्यूटन्स लॉस वैलिड होते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम्स में सूडो फोर्स को नहीं लिया जाता है। सूडो फोर्स सिर्फ आपको कब लेना है, जब आप किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाकर एनालाइज कर रहे हो। हाँ, अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम को ग्राउंड से एनालाइज कर रहे हो तो भी सूडो की कोई जरूरत नहीं है, तो भी आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, है ना बच्चों? सूडो फोर्स केवल तभी लेना है, आपको याद रखना है, जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम देखो और नॉन इनर्शियल फ्रेम पर बैठ के ही चीजों को एनालाइज कर रहे हो, तब सूडो आएगा। अगर इनर्शियल फ्रेम पे बैठकर, चाहे आप इनर्शियल फ्रेम्स को या नॉन इनर्शियल फ्रेम्स को दोनों को एनालाइज कर रहे हो, वहां पे सूडो नहीं आएगा। तो आई होप आपको सूडो फोर्स का कंसेप्ट क्लियर होगा। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम दोनों फ्रेम्स की बातें भी क्लियर होंगी कि किसको इनर्शियल फ्रेम्स बोला जाता है और किसको नॉन इनर्शियल। और ग्राउंड बाय डिफॉल्ट हमेशा इनर्शियल फ्रेम में काउंट होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जितनी भी चीजें अभी हमने सीखी हैं उसको हम लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे, नहीं तो भूल जाएंगे हम। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख लो, न्यूटन्स लॉज आर ऑलवेज वैलिड न्यूटन्स लॉज आर
always valid in inertial frames and does not valid in non inertial frames। फिर सेकंड पॉइंट आप लिखें, inertial frames are those frames which either at rest or moving with constant velocity with respect to ground तो उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनर्शियल फ्रेम। और जैसे मैंने आपको बताया ग्राउंड को हमेशा इनर्शियल फ्रेम एज्यूम करना है, तो वी एज्यूम दैट ground is always in inertial frame। तो ग्राउंड हमेशा और इनर्शियल फ्रेम में है, ये आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो इतने पॉइंट जल्दी से लिखो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे बाकी के पॉइंट्स लिखाता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं आप लोग, तो देखिए इसमें लिखेंगे हम कि नॉन inertial frames are those frames which are accelerating with respect to ground। तो जो एक्सलरेट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड उनको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं ना। चलिए, तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम देखेंगे, तो उसके आगे आप लिखेंगे टू मेक एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए वैलिड in non-inertial frame a hypothetical force or false force is applied which is known as pseudo force, जिसको हम बच्चों सूडो फोर्स बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद आप ये लिखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट में कि सूडो फोर्स is not a real force but it is just a trick to make Newton's law valid in non-inertial
फ्रेम, है ना बच्चों। तो सूडो फोर्स एक जस्ट रियल फोर्स नहीं है, एक ट्रिक है ऐसा मान लो, या हाइपोथेटिकल फॉल फोर्स है जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाया जाता है ताकि हम क्या कर पाए, न्यूटन्स लॉस को वैलिड करा पाए, है ना। अब जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो हम देखेंगे, तो आप लिख सकते हो द मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स, the magnitude of pseudo force is given by एफ पी, है ना। सूडो फोर्स एफ पी लिख देता हूं मैं, एम इंटू ए। तो ये सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वेयर एम इज द मास, वेयर एम इज द मास ऑफ बॉडी, whose FBD is made, तो जिसका FBD बना रहे हैं उसका मास होगा, एंड A is the acceleration, of non-inertial frame, तो जो A है वो एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और जो M है वो उस बॉडी का मास है जिसका FBD हमें बनाना है, ठीक है, या जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना, उस बॉडी का मास है। तो ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। फिर उसके बाद इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स जो है, सूडो फोर्स की डायरेक्शन लेनी है वो कहाँ लेनी है, तो डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स is always taken opposite to the direction of acceleration of नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो जो भी नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, सूडो फोर्स की डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको लेना है ना। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा। फिर उसके बाद आप लोग ये भी याद रखेंगे कि सूडो फोर्स कैन never be applied इन इनर्शियल फ्रेम्स। तो सूडो फोर्स को गलती से आप लोग को इनर्शियल फ्रेम में अप्लाई नहीं करना है। इनर्शियल फ्रेम में तो वैसे ही वैलिड है जो न्यूटन्स लॉज हैं, तो वहां पे तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल लोगे। तो इनर्शियल फ्रेम्स के लिए सूडो फोर्स नहीं है, केवल नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए, है ना। और फिर लास्ट पॉइंट आप लिख लीजिए कि ऑल द प्रॉब्लम्स of Newton's laws of motion NLM can be done in inertial frame। तो सारे प्रॉब्लम जो है वो इनर्शियल फ्रेम में किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं किए जा सकते इनर्शियल फ्रेम, बट sometime it is easier to do a problem in non inertial frame। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम पे करने से सवाल आसान हो जाता है, इसलिए हम ये सीख रहे हैं ना। तो अभी आपको बताएंगे, तो काफी सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में कितनी आसानी से हो जाता है, तो उसको बहुत आसानी से आप सॉल्व भी कर सकते हो ना। बाकी सूडो फोर्स हमें लगाना है, ये याद रखना है, सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड याद रखना है, सूडो फोर्स की डायरेक्शन याद रखना है।
फिर एफ नेट इक्वल्स टू एम ए वैलिड हो जाएगा, उसको अप्लाई करना है, आपका आंसर मिल जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम समझ में आया होगा, सूडो फोर्स समझ में आया होगा, कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, ये भी क्लियर होगा, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लो, फिर हम कुछ एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो और भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए बच्चों, अब हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो मैं जो पहला न्यूमेरिकल ले रहा हूँ वो मैं आपको दोनों से करके बताऊंगा, इनर्शियल फ्रेम से भी और नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी। लेकिन उसके बाद के जो सवाल हैं वो मैं आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम से ही बताऊंगा, क्योंकि वो उसी में आसान होते हैं करना, है ना। तो चलिए देखिए, आपको ये भी महसूस हो जाएगा यहाँ से कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में सवाल करना थोड़ा आसान हो जाता है ना। बस आपको सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब जिस बच्चे को सूडो फोर्स ही नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट ही नहीं आता होगा, तो फिर वो कैसे करेगा, फिर वो नहीं कर पाएगा सवाल, है ना। तो जैसे कि अभी हम बोल रहे थे कि एक लिफ्ट है बच्चों, इस तरीके से लिफ्ट में एक आपका बच्चों ब्लॉक हैंग कर रहा है, मान लीजिए 5 kg का, और ये जो लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो आपको बोला गया है कि भाई टेंशन फोर्स लगाओ, निकालो, जो इस रोप में लग रही है ना, लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले तो मैं आपको इसको ग्राउंड फ्रेम में करके बताऊंगा, है ना। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं भाई, तो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपका इसका सॉल्यूशन ग्राउंड फ्रेम से बता रहा हूँ, है ना। तो आप ग्राउंड फ्रेम से देखें, तो अगर हम ग्राउंड पे खड़े हो जाएं भाई, ये मान लीजिए ग्राउंड है, ग्राउंड पे हम खड़े हो जाएं और लिफ्ट को देख रहे हैं एक्सलेट होते हुए, तो आपको पता है कि नीचे की तरफ भाई कौन सा फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन का 5 इंटू जी। ऊपर लग रहा है टेंशन, और ऊपर की तरफ इसका एक्सलरेशन है ए, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ग्राउंड फ्रेम की स्थिति है भाई। तो अगर हम इसमें देखें तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर एफ बी डी तो हमने बना ली है। अब अगर हम इसको अप्लाई करें तो हम कैसे अप्लाई करेंगे बच्चों, देखो कि एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए लगाना पड़ेगा ना, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। तो यहाँ पे एफ नेट जो होगा वो हो जाएगा टी माइनस 50, क्योंकि एक्सेलेरेशन ऊपर है तो ऊपर वाला फोर्स ग्रेटर मानेंगे, तो टी माइनस 50 इज इक्वल्स टू एम ए। एम जो है 5 इंटू ये हो जाएगा बच्चों 3, तो टी माइनस 50 इज इक्वल्स टू 15। तो 50 उधर जाएगा बच्चों, तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 65 न्यूटन। तो 65 न्यूटन जो है वो टेंशन की वैल्यू आई। ये हमारा आंसर है। अब देखो इसी आंसर को हम निकालते हैं लिफ्ट के फ्रेम में जाके। लिफ्ट एक्सलरेटिंग है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। तो अब हम लिफ्ट के फ्रेम में जा रहे हैं कि जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो अगर हम लिफ्ट के फ्रेम में जाके खड़े हो जाए यहाँ पर, तो ये बच्चों रोप है, ये आपका ब्लॉक है 5 kg का, और लिफ्ट के फ्रेम में तो लिफ्ट रेस्ट पे आ जाएगी, मतलब ये ब्लॉक भी रेस्ट पे आ जाएगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाने का ये फायदा होता है कि वो चीज रेस्ट पे आ जाती है, तो आपको केवल फोर्स बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग करना एफ नेट इक्वल्स टू एम ए से ज्यादा आसान होता है। तो जैसे ऊपर की पता है आपको टेंशन लग रहा है, नीचे की तरफ जो है वो 50 न्यूटन का फोर्स तो लग ही रहा है। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज और लग रहा है, क्योंकि ये एक्सलरेटिंग फ्रेम था, एक्सलरेशन था इसका ग्राउंड फ्रेम में ऊपर की तरफ, तो नीचे की डायरेक्शन में अपोजिट टू एक्सलरेशन की डायरेक्शन में आपका सूडो लगता है। तो सूडो फोर्स को देखो मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, क्योंकि ये रियल फोर्स नहीं है ना। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन से मैंने सूडो फोर्स बनाया है, और ये हो जाएगा सूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये मास ऑफ बॉडी हुज एफबीटी इज मेड, तो 5 kg का बना रहे हैं, तो 5 इंटू एक्सलरेशन ऑफ फ्रेम, तो उसका मैग्नीट्यूड है 3, तो ये आ गया 15 न्यूटन। मतलब 50 और 50 न्यूटन दोनों नीचे लग रहे हैं ना। तो एफ नेट इक्वल टू एम ए वैलिड करने के लिए मैंने सूडो लगाया, क्योंकि एक्सलरेटिंग फ्रेम है। अब क्योंकि ये रेस्ट पे है तो फोर्स बैलेंसिंग करना है, तो टेंशन इज इक्वल टू 50 प्लस 15, तो टेंशन की वैल्यू डायरेक्ट देखो बच्चों 65 न्यूटन। तो देखो लिफ्ट के फ्रेम में करने का कितना आसान है, वन लाइन में आपका आंसर मिल गया। बस बकायदा लेकिन आपको सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए। अगर वो नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपसे नहीं बनेगा ये, है ना। अब आगे के सवाल देखते हैं, थोड़े अच्छे सवाल करेंगे, तो वो मैं अब आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही करूंगा, है ना। तो अब मैं आपको ग्राउंड फ्रेम में सवाल नहीं करके बता रहा हूँ मैं डायरेक्टली, क्योंकि अननेसेसरी हम टाइम वेस्ट करेंगे। हम डायरेक्टली उसको उससे करेंगे, है ना बच्चों, नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स अप्लाई करके। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए कि इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई लिफ्ट है, लिफ्ट में बच्चों ये इस तरीके से
स्प्रिंग है, स्प्रिंग से एक पुली अटैच है, पुली से फिर ब्लॉक अटैच। तो यहाँ से ये ब्लॉक अटैच है, ये आपका 2 kg का ब्लॉक है, और एक ब्लॉक अटैच है जो 4 kg का है ना। तो एक 2 kg का ब्लॉक अटैच है और एक 4 kg का ब्लॉक अटैच है। स्प्रिंग है, स्प्रिंग जो है स्प्रिंग कांस्टेंट आपको 10 दिया हुआ है, और ये लिफ्ट जो है वो बोला जा रहा है कि ऊपर की तरफ एक्सलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें पूछी हैं। पहला चीज पूछा है कि बताओ स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, है ना। दूसरा चीज पूछा जा रहा है कि एलोंगेशन इन स्प्रिंग क्या होगी, और तीसरी चीज आपसे पूछी जा रही है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताना है 2 kg 4 kg का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेकिन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बताना है, ये उसने कंडीशन दे दी है। तो चलिए अब इस सवाल को मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करना बहुत कठिन होगा बच्चों, क्योंकि लिफ्ट भी एक्सेलरेट कर रही है, फिर इन ये जो ग्राउंड फ्रेम में ये दोनों भी अपने आपस में मूव कर रहा होगा, वो भी अलग अलग कर रहा होगा, स्प्रिंग के बारे में भी निकालना है। तो आप ऐसा करो कि लिफ्ट के फ्रेम में चले जाओ। लिफ्ट, अब लिफ्ट का जो फ्रेम है आपको पता है कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम तो है नहीं। लिफ्ट के फ्रेम में चले जाओ, हमें जहां जरूरत होगी हम सूडो लगा लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो हम इस पूरी सिचुएशन को लिफ्ट के फ्रेम में देखते हैं, तो इसको सॉल्व करना आसान होगा काफी। देखिए, तो बच्चों सॉल्यूशन के लिए हम लिफ्ट के फ्रेम में चले जाते हैं, लिफ्ट फ्रेम। तो लिफ्ट के फ्रेम में चले गए, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बना लेता हूँ, लिफ्ट नहीं बना रहा हूँ। तो ये आपका स्प्रिंग हो गया बच्चों, और स्प्रिंग से ये आपका पुली अटैच हो गया, और ये पुली से इस तरीके से यहाँ पर ये आपका मास अटैच हो गया 4 kg का, और यहाँ पे ये मास अटैच हो गया आपका 2 kg का, है ना, यही है। अब देखो लिफ्ट के फ्रेम में जाके अगर हम एफबीडी बनाएं तो हमारा काम बन जाएगा, है ना बच्चों। तो इसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिफ्ट के फ्रेम में किसका एफबीडी बनाते हैं बच्चों, एफबीडी ऑफ 4 kg, 4 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। तो 4 kg ब्लॉक को आप पॉइंट मास मान लो, दिस इज द 4 kg ब्लॉक। नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, तो ये बना लिया अपन ने 40 न्यूटन का बच्चों। फिर ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा होगा, है ना बच्चों, ये टेंशन लग रहा होगा ना, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ये टेंशन लग रहा है, और ये स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, है ना। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि ये टेंशन नीचे 40, और नीचे एक सूडो भी लगेगा, सूडो, क्योंकि ये तो भाई लिफ्ट के फ्रेम है ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, सूडो लगता है ये लिफ्ट जो फ्रेम है उसके एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों इस तरीके से डॉटेड लाइन से, डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये रियल फोर्स नहीं है। अच्छा, तो सूडो फोर्स का डायरेक्शन तो अपोजिट टू एक्सेलरेशन होता है, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, तो मैग्नीट्यूड आपको पता है कि मास ऑफ द बॉडी हुज एफबीडी इज मेड, तो हम अभी 4 kg का बना रहे हैं, तो 4 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम दैट इज 2, तो दिस विल बिकम 8 न्यूटन, है ना। तो 40 न्यूटन और 8 न्यूटन दोनों नीचे लग रहे हैं बच्चों। तो अब हम क्या लगा सकते हैं, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए। अब क्योंकि लिफ्ट के फ्रेम में आप खड़े हो, लिफ्ट के फ्रेम में, तो ऐसा थोड़ी ना कि लिफ्ट के फ्रेम में ये दोनों ब्लॉक एक्सेलरेट नहीं कर रहे होंगे। ये ब्लॉक नीचे की तरफ अगर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो इसका एक्सेलरेशन 4 kg का हमने नीचे की तरफ माना है ना बच्चों, तो नीचे की तरफ हम एक्सेलरेशन मानेंगे। तो आप इस बात को यहाँ पे लिख भी सकते हो कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ए है, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, है ना बच्चों, विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट है ये बात याद रखना आपको। तो यहाँ पे अब हम वो लगाएं, कंडीशन लगाएं, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए लगाएं बच्चों। तो क्योंकि एक्सेलरेशन 4 kg का नीचे की तरफ माना है, तो नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो नीचे लग रहा है 40 प्लस 8, तो नीचे की तरफ लग रहा है 48 माइनस ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन इज इक्वल्स टू, दिस इज एम ए। तो एम ए 4 kg और एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट है 4 kg का ए, तो ये हमने एम ए लगा दिया।
तो ये हमारी बच्चों इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल दें, है ना। फिर उसके बाद हम सेकंड काम करेंगे भाई। तो अब सेकंड काम क्या करेंगे, किसका एफबीडी बनाएंगे, तो एफबीडी ऑफ 2 kg ब्लॉक। तो 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ बच्चों। तो 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो ये 2 kg, 2 kg में नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है कौन सा भाई, 20 न्यूटन। ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन, और एक सूडो भी लगाना पड़ेगा क्योंकि ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो सूडो को अपन डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं नीचे की तरफ। अब जो सूडो फोर्स है वो मास ऑफ बॉडी हुज एफबीडीज में, तो वो 2 है, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम तो वो भी 2 है, तो 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4, है ना। और इसका एक्सेलरेशन किधर है भाई, इस 2 kg का एक्सेलरेशन हमने ऊपर की तरफ माना हुआ है, तो ऊपर की तरफ है, हम मान रहे हैं ना कि ये 4 kg नीचे एक्सेलरेट कर रहा है लिफ्ट के फ्रेम में, ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब ऊपर का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए लगाना है, तो ये हो जाएगा टेंशन माइनस बच्चों कितना, नीचे की तरफ 20 + 4, तो ये हो जाएगा 24 इज इक्वल्स टू एम ए, तो 2 इंटू ए, है ना। तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अच्छा फर्स्ट इक्वेशन इसके नीचे लिखो, तो ये 48 माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू 4a आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करो तो टेंशन और टेंशन कैंसल, 48 माइनस 24 तो 24 इज इक्वल्स टू 6a आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ गई बच्चों, a मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट आ गया कितना भाई, 4, 25 4/6 तो 4 हो जाता है ना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो बच्चों ये आंसर आ गया। अब ये एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट है, a की वैल्यू जो है। अब हमें क्या करना है कि एक्सेलरेशन, किसका एक्सेलरेशन निकालना है बच्चों, टेंशन निकालना है, स्प्रिंग फोर्स निकालना है। तो पहले आप टेंशन निकाल लो, क्योंकि टेंशन निकालोगे तो स्प्रिंग फोर्स आएगा, है ना। तो टेंशन अगर हम निकालें तो टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप किसी भी इक्वेशन में 4 की वैल्यू रख दो। यहाँ पर एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, ये एक्सेलरेशन को आप 4 यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो ये आ जाएगा 48 माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा बच्चों 16। टेंशन इधर आएगा, 16 इधर आएगा, तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 48 माइनस 16 विच विल बिकम 32 न्यूटन। तो आपको टेंशन की वैल्यू भी मिल गई बच्चों, कितनी वैल्यू मिल गई, 32 न्यूटन। अब टेंशन मिल गया तो आप स्प्रिंग फोर्स निकाल सकते हो बड़े आसानी से। देखो इस पुली को देखो, पुली के ऊपर फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है Fs, और नीचे लग रहा है टेंशन प्लस टेंशन तो 2T। तो पुली पे नीचे फोर्स लग रहा है 2T और ऊपर फोर्स लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, और पुली मासलेस है तो ये रेस्ट पे ही मानी जाएगी। तो ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स, तो जो आपका स्प्रिंग फोर्स है इट विल बिकम 2T, है ना, 2 टाइम्स टेंशन। तो आप इसमें पुट करो तो 2 इंटू 32, तो जो आपका स्प्रिंग फोर्स है बच्चों वो हो जाएगा कितना, 64। तो 64 न्यूटन इज द स्प्रिंग फोर्स। तो आपका ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है उसका आंसर आ गया। फिर आप x निकाल सकते हो। x कैसे निकाल सकते हो, स्प्रिंग फोर्स को लिख सकते हैं kx इज इक्वल टू 64। अच्छा k की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 10, तो आप यहाँ पे 10 पुट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी 64/10, तो दिस विल बिकम 6.4 मीटर। तो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट, है ना। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया आपका, कि जो आपको इलोंगेशन चाहिए था स्प्रिंग में इलोंगेशन है बच्चों 6.4 मीटर, है ना। उसके बाद आपसे बोल रहा है कि एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो आपसे थर्ड पार्ट पूछ रहा है कि दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, है ना। तो हम जानते हैं कि अगर हमें एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट पता है विच इज इक्वल्स टू ए, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। तो यहां से बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट यहाँ पे प्लस हो जाएगा इधर आके, तो ये हो जाएगा a प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। अब हम यहाँ पे इसको लगाएं तो पहले हम किसके लिए निकालें, 4 kg के लिए। तो एक्सेलरेशन ऑफ जो ब्लॉक है वो 4 kg वाला लगाएं। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, अब ये डायरेक्शन भी आपको ध्यान देना है। देखो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है बच्चों, तो नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे। तो जो आपका एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg है वो नीचे की तरफ है, तो उसके लिए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट जो है वो माइनस लेना पड़ेगा। तो ये -4 होगा प्लस
एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, दैट इज 2, तो ये आ जाएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आंसर आ रहा है आपका -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे ही एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, वो नीचे की ऊपर की तरफ है, तो पॉजिटिव लेंगे और वो भी 4 है विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, तो ये 4 आ जाएगा, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट वो तो ऊपर ही है, तो +2 हो जाएगा, तो ये +6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो देखो हमारे तीनों आंसर निकल आए जो हमने पूछे थे। आई होप आपको क्लियर है। कोई भी सवाल अब आपसे पूछा जाए इसमें आप कर सकते हो। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये अभी भी इतना लेंदी है जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से करो। ग्राउंड फ्रेम में सोचना तो इसको वैसे ही बहुत कठिन है, और अगर आप सोच भी लेते हैं और सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला है कि प्रॉब्लम्स को नॉन इनर्शियल फ्रेम में करने से क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाता है और आसानी से सॉल्व हो पाता है ना। बस आपको लगाना आना चाहिए कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। आई होप बाकी पॉइंट्स बच्चों आपको क्लियर होंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। तो देखिए बच्चों, अब जो मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बड़ा ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना जाता है और हर जगह मिलेगा, हर किताब में मिल जाता है, हर जगह कराया भी जाता है। तो इसमें बोला गया है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वेज, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वेज so that block is at rest, block is at rest with respect to wedge, with respect to wedge। यानी मैं यहाँ पे डायग्राम भी बना देता हूँ, डायग्राम भी आपको दिया हुआ है। तो इस तरीके से एक वेज है, ट्राइंगुलर वेज है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है बच्चों, और इसके ऊपर ब्लॉक रखा है। वेज का मास कैपिटल एम है और ब्लॉक का मास स्मॉल एम। इस वेज को इस तरीके से एक्सेलरेट करना है, मतलब इतना एक्सेलरेशन दो कि वेज के रेस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे आ जाए। देखो बच्चों, आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि जैसे कि ये जो वेज है, अगर इसको मैं धीरे से एक्सेलरेट करूं तो ये ब्लॉक नीचे खिसक जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको बहुत तेजी से एक्सेलरेट करूं, जैसे ये पेन है, तो अगर मैंने पेन को ऐसे पकड़ा तो ये नीचे खिसक रहा है, लेकिन मैं इसको ऐसे एक्सेलरेट कर दूं तो ये क्या है कि रेस्ट पे आ जाएगा। तो एक पर्टिकुलर एक्सेलेरेशन जरूर होगा कि ये वेज जो है वो इस ये जो ब्लॉक है इस वेज के ऊपर एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन में रेस्ट पे रहेगा, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो वो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी कि जो ब्लॉक है वो वेज के ऊपर रेस्ट पे आ जाए, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू वेज। लेकिन है ना, वो ग्राउंड फ्रेम में तो एक्सेलरेट कर रहा होगा, लेकिन वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे, है ना। तो ये आपको निकालना है। तो वो एक्सेलरेशन कितना होगा ए, वो आपको बताना है। तो चलिए, अगर हमें अब तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ये वेज जो है वो क्योंकि ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेट कर रहा है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और उसने बोल भी दिया है कि विथ रेस्पेक्ट टू रेस्ट पे होना चाहिए वेज के। तो अब आपको ऑप्शन ही नहीं है, इस क्वेश्चन में ही आपको बोल दिया गया है कि विथ रेस्पेक्ट टू वेज निकालो, तो आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। तो आप वेज के फ्रेम में चले जाओ। तो अगर हम वेज के फ्रेम में चले जाते हैं, वेज फ्रेम, तो वेज तो रुक जाएगा भाई, है ना। अब फिर से यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। तो ये एंगल थीटा है, वेज के फ्रेम में है, तो वेज तो भैया रेस्ट पे आ गया है। अब ये ब्लॉक पे देखें तो इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं वो हम बना लें। तो एक तो नीचे फोर्स लग रहा है भाई, जिसको हम mg फोर्स बोलते हैं बच्चों, है ना। इसका मास अगर m है तो इसके दो कंपोनेंट है बच्चों, एक अलोंग द इंक्लाइंड और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड। अब आपको पता है ये थीटा होता है, ये 90 होता है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा है ना। तो ये वाला जो कंपोनेंट है mg का, ये हो जाएगा mg cos थीटा। ये सब आप जानते हो, कई बार हम ऐसा सॉल्व कर चुके हैं। और ये होता है mg sin थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा है। ऊपर जो है बच्चों वो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो ये n हो गया। फिर आपका यहाँ पर एक चीज और है, क्योंकि ये इनर्शियल फ्रेम नहीं है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो यहाँ पे एक सूडो भी लगेगा स्टूडेंट, सूडो। और सूडो जो है वो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, हॉरिजॉन्टली ऐसे। देखो मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ क्योंकि ये फॉल्स फोर्स है, न्यूटन लॉस को वैलिड करने के लिए हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाते हैं। और इसमें मास ऑफ द बॉडी, इस बॉडी का एफबीडी बना रहे हैं तो स्मॉल एम लेंगे, और एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम और डायरेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एम ए हो जाएगा, है ना बच्चों। अब ध्यान से देखो तो इस एम ए के भी दो कंपोनेंट है, एक इसके अलोंग और एक इसके अलोंग।
तो ये जो कंपोनेंट है, अब ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल थीटा है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा ma cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा ma sin थीटा, है ना बच्चों, इस तरीके से। अब आप ध्यान से देखो, अगर इस वेज को रेस्ट पे रहना है, रेस्ट पर, है ना, वेज के फ्रेम में इस ब्लॉक को अगर रेस्ट पे रहना है, तो ये जो इंक्लाइंड टू प्लेन वाले फोर्सेस हैं इनको बैलेंस करना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल, नॉर्मल तो इनको दोनों को बैलेंस कर देगा, बट ये अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो ये नीचे खिसक जाएगा। तो अगर इनको बैलेंस करना है और इसको रेस्ट में रहना है, तो ये दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए बच्चों, डायरेक्शन तो अपोजिट है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू जो है वो बराबर होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, तो कैंसिल आउट कर देगा और जो ब्लॉक है वो वेज पर रेस्ट पर रह पाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ब्लॉक टू बी एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू वेज, विथ रेस्पेक्ट टू वेज, अगर ऐसा करना है तो mg sin थीटा, mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू ma cos थीटा। तो mg sin थीटा जो है वो ma cos थीटा के बराबर होना चाहिए बच्चों, है ना। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, m और m कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन जो चाहिए ताकि ये m कैपिटल M पर रेस्ट पर रह पाए, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी sin थीटा अपॉन cos थीटा जो है वो बच्चों tan थीटा हो जाता है, तो a इज इक्वल्स टू g tan थीटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कई बार तो बच्चे इसको याद भी कर लेते हैं, डायरेक्ट आता है, तो एक्सेलरेशन होना चाहिए g tan थीटा, है ना बच्चों। तो बड़ा ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जैसा मैंने आपको बोला। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर मैं इसके सेकंड पार्ट की बात करूं, ये क्वेश्चन का मान लीजिए बोला गया कि फर्स्ट पार्ट है, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो इसमें सेकंड पार्ट क्या बोला जाता है वो भी आप देखें। आपसे बोला जाएगा कि फाइंड द फोर्स, फोर्स exerted exerted by wedge on block। तो वेज ने ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट किया ये आपको बताना है। देखो, वेज ने जो ब्लॉक के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया वो नॉर्मल रिएक्शन है, इन दोनों के कांटेक्ट की वजह से जो फोर्स आया, और ये नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों फोर्स को कैंसल आउट कर रहा है ना। तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा के बराबर है। तो हम इसका भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्टेड बाई वेज ऑन ब्लॉक है वो नॉर्मल रिएक्शन है, और नॉर्मल रिएक्शन को लिखा जा सकता है एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, है ना बच्चों। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर ये जो ए की वैल्यू है इसकी वैल्यू है जी टेन थीटा, तो आप जी टेन थीटा लिख दो इसको, है ना। तो एम जी मतलब ए की वैल्यू जी टेन थीटा लिख रहे हैं, टेन थीटा को आप लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या फिर टेन थीटा लिखा रहने दो, जैसे भी लिखना चाहो। तो आप इसको लिख सकते हो एम जी टेन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, है ना बच्चों। तो ये एम जी कॉस थीटा हो गया। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहें तो टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो, तो ये एम जी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, और ये प्लस एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, है ना बच्चों। अब ध्यान से देखो, तो इसको फर्दर सॉल्व करो तो एलसीएम लो तो एम जी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एम जी अपॉन कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो नॉर्मल रिएक्शन मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, तो एम जी अपॉन कॉस थीटा एलसीएम ले लो तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जानते हो आप, ये 1 होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई एम जी अपॉन कॉस थीटा, एम जी अपॉन कॉस थीटा। तो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन ब्लॉक। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा, समझ में आया होगा। तो देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जाए तो अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। अब बच्चों को यही नहीं पता होता है तो फिर वो क्वेश्चन भी नहीं बनता है ना। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि इस तरीके से एक अरेंजमेंट रखा हुआ है ऐसे, यहाँ पे फिर से वो ऐसे ट्राइंगुलर वेज है जिसका मास उन्होंने बोला m2, उसके ऊपर एक ब्लॉक है जिसका मास है m1, और ये जो वेज है इसको उन्होंने
इस तरीके से एक रस्सी से बांध दिया और रस्सी से पुली से फिर एक ब्लॉक को नीचे हैंग कर दिया, और ये जो ब्लॉक है ये कैपिटल एम मास का है, ये उन्होंने बता दिया। ठीक, तो इतनी कंडीशन उन्होंने दे दी। फिर वो बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल एम, है ना, कैपिटल एम मास की आपको वैल्यू बताना है, सो दैट स्मॉल m1 is at rest with respect to wedge, ताकि m1 जो है वो वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रह पाए, है ना बच्चों। अब अगर आप उसको छोड़ दो, है ना, तो अगर इसको रेस्ट पे रहना है, m1 को m2 के रेस्पेक्ट में या वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहना है। अच्छा, एक चीज और इसमें दी है जो मेंशन करना भूल गए यहाँ पे, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है ना। अब आप इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अगर इसको रेस्ट पे रहना है तो इसको एक्सेलरेट होना पड़ेगा, m1 और m2 को इस साइड एक्सेलरेट होना पड़ेगा। और ये कितना एक्सेलरेशन है बच्चों, कितने से एक्सेलरेट होना पड़ेगा, ये हमने पहले ही निकाल लिया। तो एक्चुअली में ये सवाल बड़ा है, लेकिन ये काम मैं पहले ही कर चुका हूँ एफबीडी बना के, तो मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ। तो आपको ये पता है कि अगर इस वेज को m1 को m2 के ऊपर रेस्ट पे रहना है तो इस पूरे सिस्टम को a से एक्सेलरेट करना पड़ेगा। अच्छा, इसको अगर a से एक्सेलरेट करना है तो कैपिटल M मास को भी नीचे a से एक्सेलरेट कराना है, उसके लिए इस m की क्या वैल्यू होगी वही हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअली में इसमें ये वाला जो सवाल है, ऊपर वाला सवाल, ये ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गया है, लेकिन वो मैं नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि अगर इसको a से एक्सेलरेट करना है और इसको इसके ऊपर रेस्ट पे रहना है तो एफबीडी आप बना लेना। तो फिर से ये सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली मैं ये वाला पार्ट स्किप कर रहा हूं। तो a इज इक्वल टू जी टेन थीटा, ये मुझे पता है कि ये आएगा जब इतना एक्सेलरेशन होगा इसका और कैपिटल M का, तभी ये क्या कर पाएगा बच्चों, m1 जो है वो m2 के ऊपर वेज के ऊपर रेस्ट पर रह पाएगा विद रेस्पेक्ट टू वेज, नहीं तो नहीं रह पाएगा। ये तो हमें पता है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जब ये हमारी कंडीशन बन गई तो अब आप एफबीडी बनाओ। तो पहले m का बनाओ, तो m में अगर आप एफबीडी बनाओगे तो आपको समझ में आ रहा है, आप ग्राउंड फ्रेम पे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, कैपिटल mg, ऊपर की तरफ जो है वो टेंशन और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है। तो आप यहाँ पे इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हो कि कैपिटल mg माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, कैपिटल m इंटू एक्सेलरेशन है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन आप इससे ले लो, एक काम करो, ये दोनों ही तो एक्सेलरेट हो रहे हैं ना सेम एक्सेलरेशन से, तो इन दोनों को एक सिस्टम मान लो आप, तो एक ही ब्लॉक मान लो। तो टोटल मास हो गया m1 प्लस m2 और इस पे टेंशन की डायरेक्शन ऐसा है। तो एक ही इक्वेशन आएगी आपकी, दैट इज टेंशन, एक ही फोर्स लग रहा है इन दोनों ब्लॉक पे मिला के, दैट इज टेंशन इज इक्वल्स टू ma, और दोनों को सिस्टम मान लिया तो जो आपका मास है वो m1 प्लस m2 हो गया। तो m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो टेंशन टेंशन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, कैपिटल mg इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू a प्लस कैपिटल m इंटू a। अब देखो a की वैल्यू तो आपको पता है ना भाई कि g टेन थीटा है, तो a की वैल्यू हम g टेन थीटा लगा देते हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। तो ma को तो उधर ले जाओ, तो ये m इंटू जी माइनस ए हो जाएगा इक्वल, तो ये m1 प्लस जो है आपका m2 हो जाएगा। फिर इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो a की वैल्यू आप पुट कर सकते हो जी टेन थीटा m2 इंटू ए, तो पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा बच्चों g माइनस ए को लिख सकते हो जी टेन थीटा डिवाइड बाई इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू ए की वैल्यू है g टेन थीटा, है ना। तो यहां से g कॉमन आ जाएगा, तो g कॉमन ले लो, तो mg 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू जी टेन थीटा। तो देखो g और g कैंसल आउट हो गया, कैपिटल M की वैल्यू अब आ जाएगी आपके पास, वहां पे पुट कर दो। तो m1 प्लस m2 ब्रैकेट में ये नीचे बच्चों टेन थीटा है डिवाइड बाई 1 माइनस टेन थीटा, है ना। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो इस टेन थीटा को इसके नीचे ले आओ, डिनोमिनेटर के भी नीचे ले आओ,
तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 ऊपर, नीचे आ जाएगा 1/tan थीटा, तो वो हो जाएगा cot थीटा। अब माइनस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा आएगा तो ये हो जाएगा 1, तो ये -1। और ये आंसर आपको आंसर दिया होता है या ऑप्शन दिया होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। कैपिटल M की वैल्यू इतनी होनी चाहिए m1 प्लस m2 अपॉन कॉट थीटा -1, तो ये आपका। लेकिन आप ऐसा नहीं सोचें कि ये सवाल इतना छोटा है, एक्चुअली में ये काम भी आपको करना पड़ेगा जो मैंने पहले ही किया एफबीडी बनाकर। ये काम ही नहीं कर पाते बच्चे तो बाकी का सवाल तो भूल ही जाओ कि होगा उनसे, है ना। इसलिए ये अच्छा सवाल है, वो तो आपको मैंने पहले ये सवाल करा दिया, इसलिए आपको अब ये थोड़ा आसान लग रहा होगा, है ना। लेकिन याद रखिएगा कि ये वाला काम भी आपको इसमें करना पड़ेगा। तो ये अच्छा खासा लेंदी क्वेश्चन है अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखा जाए तो, है ना। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, है ना, तो इस टाइप के और भी मतलब कई बार तो बहुत सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, बस बच्चों को पता नहीं होता नॉन इनर्शियल फ्रेम लगाना, इसलिए वो कर नहीं पाते हैं। जैसे ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बहुत पहले कि भाई एक आपके पास ट्रक है ना बच्चा, ट्रक में ये ड्राइवर है और ट्रक में बोला गया कि एक पेंडुलम ऐसे हैंग कर रहा है। तो ये बोला गया कि ये ट्रक एक्सलरेट करना चालू करता है जब ए से, तो ये पेंडुलम अपनी जगह से शिफ्ट होके ऐसे हो जाता है, पीछे की तरफ आ जाता है, और ये कुछ एंगल थीटा इंक्लाइंड हो जाता है। तो ये आपको थीटा फाइंड आउट करना है कि इस थीटा की वैल्यू क्या है। यहाँ पे ये जो बॉब है इसका मास m है, इसको बॉब बोलते हैं, जो पेंडुलम में नीचे बॉल लगी रहती है स्ट्रिंग के साथ। तो ये m मास है उसका। तो आपको ये बोला गया है कि ये एंगल थीटा कितना होगा, कितना क्रिएट हो जाएगा अगर ये ट्रक ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, तो वो निकालना। तो देखो बच्चों ये बड़े ही सिंपल सवाल होते हैं, ऐसे आसानी से किए जा सकते हैं। आप तो ट्रक के फ्रेम में चले जाओ, तो अगर हम ट्रक्स फ्रेम में चले गए, है ना, सॉल्यूशन करने के लिए हम ट्रक्स के फ्रेम में चले जाएंगे, तो ट्रक्स फ्रेम, तो ट्रक रुक जाएगा भाई, ट्रक को रोक दो। तो ट्रक के ऊपर ये जो पेंडुलम है ये वर्टिकल से यहाँ पे इतने एंगल पर रेस्ट पर है ना बच्चों, ये इतने एंगल पे रेस्ट पे। अब क्या क्या फोर्स लग रहा है वो फोर्सेस बना लो आप। तो यहाँ पे रस्सी में टेंशन लग रहा होगा, नीचे की तरफ इसका बॉब का मास है तो ये mg लग रहा होगा। तो बच्चों इस टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे अगर आप ध्यान से देखें तो टेंशन के दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं बच्चों। टेंशन का एक कंपोनेंट तो ये है, और टेंशन का दूसरा जो कंपोनेंट है वो ये है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये टेंशन का टी कॉस थीटा हो गया, और ये टेंशन का कंपोनेंट टी साइन थीटा हो गया, है ना बच्चों। लेकिन इसमें एक सूडो भी लगेगा क्योंकि ये कौन सा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो ये सूडो लग रहा है डॉटेड लाइन से पीछे की तरफ। अच्छा, मास ऑफ द बॉब क्योंकि उसका एफबीडी बना रहे हैं, और एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, और जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो मास इनटू ए हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्योंकि ये ट्रक के फ्रेम में है, ट्रक के फ्रेम में ये रेस्ट पे है, तो हॉरिजॉन्टल बैलेंस कर दो और वर्टिकल बैलेंस कर लो। तो जो टी साइन थीटा है वो बैलेंस कर रहा है एम ए को, और जो टी कॉस थीटा है वो बैलेंस कर रहा है एम जी को। दोनों को डिवाइड कर दो बच्चों, टेंशन टेंशन कैंसल, मास और मास कैंसल। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ए अपॉन जी। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, टेन इनवर्स ए अपॉन जी। तो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस करने को अब बन जाएंगे। तो देखिए बच्चों और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं वो भी आपको बताता हूँ। तो एक बार इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा गया पहले कि ये बोला गया कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट में एक इंक्लाइन प्लेन रख दिया उन्होंने इस तरीके से, और ये इंक्लाइन प्लेन थीटा पे, और उसमें एक ब्लॉक है जो टॉप एंड पे एम मास का ब्लॉक है, इसको रिलीज कर दिया गया। अच्छा, ये तो रिलीज किया गया, लेकिन जो लिफ्ट थी वो भी एक्सलेट ही कर रही थी ऊपर, और फिर इसको रिलीज किया गया। और ये जो इंक्लाइन प्लेन की बच्चों लेंथ है ये आपको दे दी गई थी, बोला गया था कि इंक्लाइन प्लेन एल लेंथ का है, और ऊपर लिफ्ट एक्सलेट कर रहा है। तो एक्सलेट करने की वजह से जब इसको रिलीज किया गया तो ये ब्लॉक नीचे आया, तो नीचे वाले पोर्शन तक आके वो हिट करता है। मतलब अगर ये पॉइंट ए है तो नीचे वाला पॉइंट अगर बी है, तो ए से बी आने में इस मास को कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछा गया। तो ये आपको क्वेश्चन बोला गया कि फाइंड द टाइम टेकन find the time taken by block to reach
फ्रॉम ए टू बी। तो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया कि ए से बी पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो देखो, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप लिफ्ट के फ्रेम में जाना पड़ेगा भाई, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिफ्ट के फ्रेम में चले गए। तो अगर हम लिफ्ट के फ्रेम में पूरी सिचुएशन बनाए, लिफ्ट फ्रेम, तो हमें ये समझ में आएगा कि ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा है, ये टोटल लेंथ इसकी एल है और ये ब्लॉक है एम मास का, है ना। क्योंकि इसको रिलीज किया गया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम बोल सकते हैं 0 है। अब इसका एफबीडी बनाए तो नीचे की तरफ लग रहा है बच्चों एमजी फोर्स। तो यहाँ पे वो एक्सलरेट कर रहा होगा, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो ये कंपोनेंट है एमजी साइन थीटा, ये आप जानते हो। लेकिन केवल इससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक और फोर्स है, उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा आपको बच्चों। वो फोर्स कौन सा है? सूडो, है ना। तो सूडो कैसे लगाओगे? देखो, आपका जो फ्रेम है वो ऊपर एक्सलेट कर रहा है, तो जो सूडो है वो नीचे लगेगा। तो ये कितना लगेगा? मास ऑफ बच्चों किसका? एफबीडी जिसका बना रहे हो, और एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट का, और डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। तो इसका भी एक कंपोनेंट ऐसा होगा बच्चों, इसका भी एक कंपोनेंट ऐसा होगा, दैट इज एम ए साइन थीटा, है ना। जैसे ये एम जी साइन थीटा है, क्योंकि थीटा तो ये वाला एंगल है ना, तो इसके साथ थीटा नहीं जुड़ा है, तो ये दोनों एंगल है। तो जो टोटल एक्सेलरेशन है, जो टोटल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक है इस लिफ्ट का नीचे इंक्लाइन प्लेन में, वो टोटल एक्सेलरेशन जो है वो है एम ए, मतलब ये ए टोटल लिख दें हम, तो एम ए साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा, है ना बच्चों। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, कैसे कि दिस इज टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एम ए प्लस जी साइन थीटा, है ना। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो, तो हमें टाइम निकालना है, लेकिन ये एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, क्योंकि लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है और जी भी कांस्टेंट है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो एल दूरी कवर करना है जीरो स्पीड से, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है तो यही फॉर्मूला होता है ना बच्चों। तो यहां से हम टी निकाल सकते हैं, तो टी की वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगी? 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट कवर अपॉन टोटल एक्सेलरेशन, और उसका रूट, ये टोटल एक्सेलरेशन है। तो अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें टाइम की वैल्यू मिल जाएगी, तो रूट ओवर 2 डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है इंक्लाइन प्लेन में वो एल कवर कर रहा है, डिवाइड बाई आपका टोटल एक्सेलरेशन जो है वो है एम ए प्लस जी इंटू साइन थीटा, है ना। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर टू अवर प्रॉब्लम। तो ये वो टाइम है जिस पर वो नीचे पहुंचेगा, है ना बच्चों। तो इस तरीके से इन सवालों को किया जाता है। कोई टफ सवाल नहीं है ये, बट बच्चों से बनते नहीं है, क्योंकि उनको सूडो फोर्स का या नॉन इनर्शियल फ्रेम का कॉन्सेप्ट पता नहीं होता, इसलिए वो सवाल स्किप कर देते हैं या फिर बनता हुआ सवाल छोड़ के आ जाते हैं। जबकि कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से आप ये सवाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगा इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, अब मान लीजिए कि इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई आपको यहाँ पर एक वेज दिया गया इस तरीके से, रेक्टेंगुलर, ये ग्राउंड है बच्चों, ऐसे, और यहाँ पर एक पुली लगा दी गई है और पुली से यहाँ पे ब्लॉक जोड़ दिया गया है। तो ये ब्लॉक जो है ये 2 kg का ब्लॉक है, फिर रोप से यहाँ पे, और फिर यहाँ पर 2 kg का ब्लॉक है ना। तो इस तरीके से 2-2 kg के ब्लॉक हैं, और ये जो वेज है वो एक्सलरेट कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो आपसे ये बोला गया है क्वेश्चन में कि फाइंड द एक्सलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। तो दोनों ब्लॉक्स के आपको एक्सलरेशन बताने, ठीक है बच्चों। तो दोनों ब्लॉक्स का आपको एक्सलरेशन बताना। तो चलिए बताते हैं दोनों ब्लॉक्स के क्या एक्सलरेशन होंगे। सबसे पहले तो आप ग्राउंड फ्रेम में एक्सलरेशन निकालें बच्चों, ग्राउंड फ्रेम में, है ना। ग्राउंड फ्रेम में थोड़ा सा निकाल, डायरेक्शन का हमें पता नहीं चलेगा, तो आप वेज के फ्रेम से निकालें, वेज के फ्रेम से, है ना, तो आसान होगा आपके लिए, ठीक। तो अगर हम वेज पे ही चले जाएं, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन करें और वेज के फ्रेम में ही चले जाएं, तो वहां पे हमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालने में दिक्कत नहीं होगी, फिर बाद में हम ग्राउंड फ्रेम में निकाल लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो वेज फ्रेम में अगर हम जाएंगे तो ये जो वेज है ये रुक जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये जो वेज है बच्चों ये रेस्ट पे आ गया। फिर सिर्फ ये वाला ब्लॉक है 2 kg का, और ये यहाँ रोप से जुड़ा हुआ है, और नीचे भी ये 2 kg का ब्लॉक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये नीचे वाला ब्लॉक नीचे एक्सलरेट करेगा, और ये ए। लेकिन यहाँ पे जो ए है बच्चों ये एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक है विथ रिस्पेक्ट टू वेज, याद रखेंगे। ए इज द एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज, ये ध्यान में रखेंगे, है ना। अब ये एक्सलरेशन हम निकाल सकते हैं कैसे, एफबीडी बनाना पड़ेगा हमें। तो एफबीडी अगर हम बनाएंगे तो ये 2 kg जो है 20 न्यूटन नीचे लगेगा, इसमें टेंशन ऐसे लगेगा, इसमें टेंशन ऐसे लगेगा, है ना बच्चों। तो ये हमने बना लिया। अब हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, इक्वेशन लगाएं, इक्वेशन बनाएं। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, देखो आप यहाँ पर, तो पहली इक्वेशन इससे बना लो। तो ये हो जाएगा 20 माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू एम ए, तो 2 इंटू ए। फिर दूसरी इक्वेशन इससे बन जाएगी टेंशन इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए। तो अगर आप करोगे तो टेंशन और टेंशन कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a इज इक्वल्स टू 20। तो ए की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया आपका एक्सेलरेशन। लेकिन ये एक्सेलरेशन किसके रेस्पेक्ट में है, वेज के रेस्पेक्ट में, जबकि आपको एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स बोल रहा है, वो तो ग्राउंड फ्रेम में निकालना ना बच्चों। ये तो आपके वेज के फ्रेम में आया है। इसमें आपको मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक। अच्छा, अब आप ध्यान से देखें तो इसमें एक चीज, एक गड़बड़ हो गई अपन से कि हम वेज के फ्रेम में गए हैं तो सूडो लेना भूल गए, है ना बच्चों। तो ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, सूडो भी लेना पड़ेगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने, इसको हटा देते हैं। तो सूडो कैसे लगेगा, पहले सूडो की डायरेक्शन देख लेते हैं। तो देखो, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड फ्रेम था, नॉन इनर्शियल फ्रेम था, तो इस नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर हम बैठेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, तो इसमें एक सूडो भी लगेगा, है ना। सूडो हमने कंसीडर नहीं किया, इसलिए ये सॉल्यूशन गलत है। ऐसा कई बार बच्चे कर लेते हैं, जो आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सूडो लेना पड़ेगा। तो सूडो जो है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम लगता है ना। तो वेज का जो एक्सेलरेशन है वो राइट की तरफ है, तो जो सूडो है वो लेफ्ट की तरफ लगेगा। देखो मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, और ये लगता है जिसका एफबीडी बना रहे हो, तो अभी 2 kg का एफबीडी बना रहे हैं, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन, तो ये लगेगा 1। तो ये लग रहा है बच्चों 2 न्यूटन का फोर्स पीछे की तरफ। वैसे इसमें भी सूडो लगेगा, और इसमें भी सूडो जो है वो हॉरिजॉन्टल लगेगा, और 2 इंटू 1 लगेगा, तो ये भी 2 न्यूटन का लगेगा। लेकिन अभी इस सूडो का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इसके परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए तो इक्वेशन वैसी ही लिखी जाएगी बच्चों। इसके लिए जो इक्वेशन लिखना है वो इक्वेशन तो यही लिखी जाएगी, यहाँ पे लिखते हैं कि 20 माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू 2a, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और सूडो परपेंडिकुलर है, एक्सेलरेशन तो इसकी वजह से है ना। इसलिए यहाँ पे हम टेंशन माइनस 20 लिखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। 20 माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू 2a। फिर ऊपर लिखेंगे तो ये सूडो पीछे की तरफ है 2, तो इसमें लिखना पड़ेगा टेंशन माइनस 2। तो ये t माइनस 2 होगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बच्चों इसको 2a लिखना पड़ेगा। अब देखो, अब टेंशन और टेंशन कैंसिल, तो अब सही आंसर आएगा आपका। ये हो जाएगा 20 माइनस 2 18 इक्वल्स टू 4a। तो a की वैल्यू आएगी बच्चों 9/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू वेज है, इतना याद रखना। ये ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन नहीं है बच्चों, है ना। तो ये एक्सेलरेशन है 9/2 विथ रिस्पेक्ट टू वेज। लेकिन हमें तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक निकालना था किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखोगे तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज विच इज इक्वल्स टू a, एंड विच इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस एक्सेलरेशन ऑफ वेज। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना आ जाएगा भाई, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक जो है
वो आ जाएगा आपका कितना बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज, ऐसा कर लेते हैं ना। तो ये जो अपर 2 kg का है उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, इसको अगर हम ऐसा मान ले कि ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक नंबर ए है और ये ब्लॉक नंबर बी है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन ऑफ ए के लिए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू राइट साइड है तो पॉजिटिव लेंगे, वो है बच्चों 9/2 मीटर पर सेकंड, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज भी राइट की तरफ है तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, आपका ये हो जाएगा 1। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 11/2 है ना। तो 11/2 that will equals to 5.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए विथ रिस्पेक्ट टू, जो ऊपर वाला 2 kg है उसका एक्सेलरेशन है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये दिखाई देगा। फिर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी की बात करें तो देखो पहले ब्लॉक बी को हम एनालाइज करें, तो ब्लॉक बी में ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज और एक्सेलरेशन ऑफ वेज का कॉम्बिनेशन है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी का नीचे की तरफ है ना 9/2 है ना बच्चों, और ये इस तरफ है कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक है, और 9/2 नीचे की तरफ है विथ रिस्पेक्ट टू वेज, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बच्चों वेक्टर सम होगा, देखो ऐसा। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी को हम लिखेंगे √ओवर 9/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √ओवर 81/4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा बच्चों √ओवर 85/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर टू अवर प्रॉब्लम, तो ये है। और आप चाहें तो ग्राउंड फ्रेम में ये एंगल भी बता सकते हो कि कितने एंगल पर ये एक्सलरेट करेगा ग्राउंड फ्रेम में, तो ये एंगल थीटा भी आप निकाल सकते हो है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके, ठीक है। खैर ये हम नहीं बता रहे, ये मैग्नीट्यूड बोला था तो मैग्नीट्यूड हमने बता दी, डायरेक्शन भी आप बता सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ग्राउंड फ्रेम में हमने एक्सेलरेशन कैसे निकाला है, वेज के फ्रेम में गए एक्सेलरेशन निकाला, फिर आपने रिलेटिव मोशन लगाया और फिर जाकर आपने एक्सेलरेशन निकाला। तो यहाँ पे सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने ये सवाल सॉल्व किया है, तो ये सवाल आसानी से सॉल्व हो गया। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों, इसमें अगर हम और क्वेश्चन देखें, थोड़े टफ क्वेश्चन और देखें, तो टफ क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है ये आपको मैं बताता हूँ। तो बोलेगा कि एक वेज है इस तरीके से, ये ऐसे ग्राउंड पे रखा हुआ है, और ये बच्चों आपका यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल है इंक्लिनेशन का प्लेन का, और ये जो वेज है ये 4 kg का वेज है, और ये जो 2 kg का ब्लॉक है वो ऐसे रखा हुआ है, और ये जो है वेज वो लेफ्ट की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, कितने से, A1 एक्सेलरेशन से, और A2 जो है वो एक्सेलरेट हो रहा है A2 से, बट ये बता रहा है कि ये विथ रेस्पेक्ट टू वेज है। देखो ये जो डायरेक्शन है ये विथ रेस्पेक्ट टू वेज ही हो सकता है, ग्राउंड के फ्रेम में तो हो नहीं सकता, क्योंकि 2 kg जो है वो 4 kg के साथ ऐसे भी एक्सेलरेट कर रहा है और नीचे भी जा रहा है, तो उसका रिजल्टेंट कहीं और होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन बता पाना मुश्किल है हमारे लिए, है ना। लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू वेज तो वो ऐसे ही एक्सेलरेट करेगा, तो उसकी डायरेक्शन हमें पता है। अब यहाँ पे ये जो 2 kg ब्लॉक है इसको रिलीज कर दिया गया था जब इसको ऐसे चलाया गया था, मतलब ये रिलीज कर दिया गया है, तो ये वाला ब्लॉक ऐसे जा रहा है और ये 2 kg वाला ऐसे नीचे जा रहा है, ग्राउंड फ्रेम में 2 kg वाला कहीं ऐसे नजर आएगा, है ना बच्चों। तो आपसे ये बोल रहा है जैसे इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, ये ऐसे जा रहा है तो A1 एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये A2 एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो इन दोनों का ग्राउंड फ्रेम में क्या एक्सेलरेशन होगा, 2 kg वाले का ग्राउंड फ्रेम में क्या एक्सेलरेशन होगा, तो ये सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखो इन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे भाई, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखें कि 2 kg का ग्राउंड फ्रेम में एक्सेलरेशन कहाँ हुआ, वो हमें निकालना जरूरी है बच्चों, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन में कि भाई जो आपका A2 एक्सेलरेशन है वो एक्चुअली में एक्सेलरेशन ऑफ B, अगर मैं इसको A ब्लॉक बोल दूं और इसको B ब्लॉक बोल दूं, है ना, ऐसा हम बोल देते हैं, A और B मान लेते हैं, तो इसको हम लिखेंगे ये एक्सेलरेशन ऑफ A2 जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B विथ रिस्पेक्ट टू A है, वेज है ना, वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो दिस विल बिकम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक वेज A,
सॉरी प्लस नहीं माइनस लिखना पड़ेगा, है ना, रिलेटिव मोशन लगा। तो ये इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा भाई, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी जो है ग्राउंड फ्रेम में, उसकी वैल्यू हो जाएगी a2 वेक्टर प्लस, और एक्सेलरेशन ऑफ ए है a1, तो ये हो जाएगा a1 वेक्टर। तो a2 वेक्टर प्लस a1 करना पड़ेगा। तो अब आपका a1 वेक्टर तो ये है भाई, ये a1 की डायरेक्शन है, और विथ रेस्पेक्ट टू वेज ये a2 की डायरेक्शन है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ऐसा, ये एक्सेलरेशन है बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी का, ये डायरेक्शन में, है ना। लेकिन ये अभी एक्चुअली में डायरेक्शन नहीं पता है, क्योंकि एंगल नहीं पता चलेगा जब तक हमें a1 a2 की वैल्यू नहीं पता होंगी, या a2 की वैल्यू हमें पता नहीं होगी, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। तो फिर भाई अब वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए अब आप दोनों का एफबीडी बनाओ बच्चों। सबसे पहले तो आप वेज का भी एफबीडी बनाओ, और आप बच्चों 2 kg का भी एफबीडी बनाओ। तो देखो अगर हम वेज का एफबीडी बनाते हैं, तो ये हमारा वेज है। तो यहाँ पे वेज जो है उसमें एक फोर्स जो है नीचे की तरफ लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, 4 kg का है, तो ये 40 न्यूटन लग रहा है। ऊपर की तरफ ग्राउंड जो उसको नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, तो वो नॉर्मल रिएक्शन N1 हो गया। और बच्चों एक नॉर्मल रिएक्शन और मिल रहा है इसको, ये वाला, ये N2। ये नॉर्मल रिएक्शन 2 kg दे रहा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप। देखो बच्चों ये जो एंगल है ये आपका कितना है, 30 डिग्री। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो एंगल है ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूं तो ये एंगल जो है ये 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ये जो आपका N2 है ना, ये जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है ये 2 वाला है, तो ये N2 नॉर्मल रिएक्शन हम लिख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपने लिख दिया। तो यहां से आप ध्यान से देखो तो जो एक्सेलरेशन है इसका, वो तो इस डायरेक्शन में हो रहा है ना बच्चों, इस डायरेक्शन हो रहा है ना इस वेज का, ये A1 है, ये A1 एक्सेलरेशन है। तो अगर हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स देखें तो इस वेज से निकल के आएगा, ये N2 का ये वाला डायरेक्शन का फोर्स ही तो एक्सेलरेट करा रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं N2 cos 60। तो N2 cos 60 मस्ट बी इक्वल्स टू 4ma, 4 इंटू A1। तो देखो बच्चों ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई, एक इक्वेशन तो आपके पास, देखो आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं। कितने वेरिएबल्स हैं बच्चों, 3 वेरिएबल्स। 3 वेरिएबल कौन कौन से हैं, आपके पास N1 है, आपके पास N2 है, और आपके पास A2 है ना। 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन हमें चाहिए भाई। तो दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी हमारे पास, तो दूसरी इक्वेशन हम यहाँ से निकालेंगे भाई, इस वाले ब्लॉक से। अब 2 kg वाले ब्लॉक पर आप लगाओ, इसका एफबीडी बनाओ। तो ये 2 kg का एफबीडी हम बना ले, तो नीचे की तरफ इसका 20 लग रहा है ना बच्चों। और ऐसे जो लग रहा है नॉर्मल लग रहा है, वही N2 जितना 2 kg 4 kg पे लगाएगा उतना ही 4 kg 2 kg पे लगाएगा। और इसका एक्सेलरेशन ऐसे नीचे की तरफ है A2, है ना। और देख लो और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, बस इतना ही फोर्स लग रहा है mg और एक नॉर्मल। ठीक है बच्चों, तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे और एक और फोर्स लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन तो हो गया A2, है ना, ये एक्सेलरेशन हो गया बच्चों आपका A2। लेकिन यहाँ पे एक और फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि ये हम विथ रिस्पेक्ट टू वेज बना रहे हैं ना, ये वेज के फ्रेम में। ये जो 2 kg का एफबीडी बना रहे हैं ये किसके फ्रेम में है बच्चों, वेज फ्रेम, वेज फ्रेम। तो यहाँ पे एक सूडो भी लगेगा ना, तो सूडो लगेगा ये ऐसे। तो सूडो कितना है, एक्सेलरेशन इधर है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और ये 2 इंटू क्या लगेगा बच्चों, A1, 2 इंटू A1 लगेगा, है ना। फिर अगर हम एंगल की बात करें तो आपको पता है कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, तो अगर ये एंगल 30 है तो ये 30 है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा बच्चों, ये 60 डिग्री एंगल हो जाएगा, है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा 60 डिग्री एंगल कैसे किया। उसके बाद फिर आप यहाँ पर ये देखो, तो ये 20 का इस साइड वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट आप बना लो। 20 के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये आपको पता है ये 30 डिग्री होता है, तो ये 30 डिग्री है। तो इसको आप लिख सकते हो 20 cos 30, और ये वाला हो जाएगा 20 sin 30। अब देखो बच्चों क्या क्या
फोर्सेस हैं जो बैलेंस कर रहे हैं आपका। तो यहाँ पे इसका भी 2a1 का भी आपको कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो 2a1 का भी कंपोनेंट ले लो। देखो मैं फिर से बना रहा हूँ 2 kg का। तो यहाँ पे देखो ये हो गया N2 प्लस 2a1 का ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा 2a1 cos 60। फिर नीचे की तरफ है 20 cos 30। फिर इस डायरेक्शन में कितना फोर्स है बच्चों, जिस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन A2 है, एक्सेलरेशन A2 है, तो इस डायरेक्शन में देखो 20 sin 30 और 2a1 का ये वाला कंपोनेंट, तो 2a1 sin 60 है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 20 sin 30 प्लस 2a1 sin 60। देखो ये हमारे पास फॉर्मूले। तो आप इन दोनों को तो बैलेंस कर दो क्योंकि एक्सेलरेशन तो ऐसा है भाई। तो यहां से एक इक्वेशन निकल के आएगी आपके पास। तो ये आ जाएगा N2 प्लस 2a1 बच्चों cos 60 इज इक्वल्स टू 20 cos 30। तो एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर एक इक्वेशन यहां से आएगी, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना, तो एफ नेट इक्वल्स टू एम ए लगाओ। तो ये हो जाएगा 20 sin 30 प्लस 2a1 sin 60 2a1 sin 60 है ना बच्चों, और इज इक्वल्स टू आपका ये हो जाएगा A2। तो ये m है 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू A2। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो देखो आपके पास तीन इक्वेशन है, आपके पास तीन वेरिएबल हैं, आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हो। N2 निकाल सकते हो, A1 निकाल सकते हो, A2 निकाल सकते हो, है ना। अब जो भी वेरिएबल आपको दिया होगा उसके हिसाब से आप सॉल्व कर लेना, तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। इक्वेशन कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया। तो दिस इज गुड एप्लीकेशन ऑफ सूडो फोर्स जो आपको पता होनी चाहिए। तो देखो बच्चों इसमें और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको एक ट्रायंगुलर वेज दिया है। हालांकि ऐसा एक टाइप का सवाल हम पहले कर चुके हैं, आपको अगर याद आ रहा हो। ये एंगल थीटा है, कंस्ट्रेंट मोशन में ये रोप है, ये पुली है, लेकिन अब यहाँ पे आपको कुछ और पूछा जा रहा है। ये आपका मास जो है स्मॉल m है और ये आपका ब्लॉक जो है कैपिटल M मास का है, और ये इधर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है A से, है ना बच्चों। ये एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रहा है A1 से। आपको स्मॉल m मास का वो निकालना है कि कितना एक्सेलरेशन होगा। इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है वो आपको निकालना है, और टेंशन फोर्स कितना लग रहा है वो आपको निकालना है। सभी चीजें निकालनी है आपको। तो आपको पता है विथ रेस्पेक्ट टू वेज जो है वो स्मॉल m मास A2 से यहाँ पे एक्सेलरेट करेगा नीचे की तरफ। दिस एक्सेलरेशन ऑफ मास m A2 विथ रेस्पेक्ट टू वेज, है ना बच्चों। ये तो हम जानते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आपको जो निकालना है वो सारी चीजें निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे टेंशन है, नॉर्मल है, एक्सेलरेशन है, तो टोटल 4 वेरिएबल हो जाएंगे। तो हमें 4 इक्वेशन भी चाहिए। तो देखें 1 बाई 1 करके हम सॉल्व करते हैं, कैसे मिलेंगी हमें चारों इक्वेशन। तो सबसे पहली बात तो आप इसका एफबीडी बनाओ बच्चों, एफबीडी बनाओ। पहले तो आप कंस्ट्रेंट मोशन लगा लो। कंस्ट्रेंट मोशन आपको याद होगा, अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू वेज चले जाएंगे वेज के फ्रेम में, तो हम यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लेते हैं भाई। तो ये आपका पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा बच्चों, ये पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, ये पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, ये पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। और क्योंकि अगर आप वेज के फ्रेम में चले गए, तो वेज के फ्रेम में चले गए तो एक रिलेशन A1 और A2 में मिल जाता है आपको, है ना। तो ये वाला एक्सेलरेशन उल्टा करके इसको दे दो, तो आपको ये रेस्ट पे नजर आएगा और ये एक्सेलरेट करते हुए नजर आएगा। तो हम बच्चों यहाँ पे वेज कंस्ट्रेंट लगाएंगे अगर, तो आपका एक्सेलरेशन ऑफ 1 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ 2 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ 3 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 1 का एक्सेलरेशन है वो रस्सी घटा रहा है, तो माइनस A1 हो जाएगा बच्चों, प्लस 2 का 0 है,
+3 का 0 और A4 4 पॉइंट का एक्सेलरेशन A2 है और वो रस्सी बढ़ा रहा है तो ये A2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा A1 इज इक्वल टू A2। तो देखिए बच्चों, एक इक्वेशन तो ये आपके पास आ गई कंस्ट्रेंट मोशन से, है ना। ये पहले भी हम सवाल कर चुके हैं कंस्ट्रेंट मोशन वाला। अब दूसरी चीज पे आते हैं। अब हम एफबीडी बनाना पड़ेगा इसमें टेंशन वगैरह निकालने के लिए। तो पहले टेंशन की डायरेक्शन देख लो भाई, टेंशन फोर्स की डायरेक्शन किधर है। तो यहाँ यहाँ पे टेंशन ऐसा है और यहाँ पे टेंशन ऐसा है, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आती है। तो सबसे पहले आप एफबीडी बना लो इस वेज का। तो वेज का एफबीडी अगर हम ग्राउंड फ्रेम पे बनाए तो देखो इस तरीके से बनेगा। ये एंगल थीटा है, फिर यहाँ पे एक पुली है, तो यहाँ पर एक टेंशन आपका ऐसे लग रहा है और यहाँ पे एक टेंशन आपका ऐसे इंक्लाइन लग रहा है। देखो ये वाली रोप इंक्लाइन लगा रही है, ये वाली रोप इधर लगा रही है, तो ये टेंशन फोर्स लग गए भाई। फिर इसमें ये जो ब्लॉक है नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगा रही है परपेंडिकुलर, है ना बच्चों। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, इसको हमने एन बोल दिया, ठीक। जो वेज पर ये ब्लॉक लगा रहा है या ब्लॉक जो है वो वेज पे लगाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो इसका एक्सेलरेशन ऐसा है ना बच्चों, ऐसा है, ये A1 है। तो इसका कंपोनेंट हमें करना पड़ेगा। तो देखो कंपोनेंट करने के लिए पहले हमें डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। तो अगर हम यहाँ पर पैरेलल टू ये सरफेस नीचे लगाएं, तो अगर ये एंगल थीटा है तो आपको पता है ये एंगल थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो इसका जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये एंगल थीटा होगा, है ना। तो ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा n cos थीटा और ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा n sin थीटा। तो यहाँ पे कौन सा वाला भाई काम करेगा बच्चों, n sin थीटा वाला काम करेगा, है ना, n sin थीटा वाला। तो यहाँ पे n sin थीटा इज इक्वल्स टू, इसका मास कितना है कैपिटल M, तो n sin थीटा के साथ प्लस t वाला कंपोनेंट लगेगा, तो प्लस t करना पड़ेगा, प्लस t। अच्छा, और इस वाले t का जो ये वाला कंपोनेंट है बच्चों, ये कंपोनेंट इस वाले t का वो अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो कैसे माइनस करेंगे, अगर ये एंगल थीटा है, देखो ये आपका टेंशन t है, तो अगर इसको देखें तो ये एंगल थीटा है बच्चों, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा t cos थीटा। तो यहाँ पे माइनस t cos थीटा भी करना पड़ेगा, ये जो है ये t cos थीटा है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है तो t cos थीटा माइनस करना पड़ेगा, इक्वल्स टू ma रखना पड़ेगा, इक्वल्स टू ma। तो m जो है इसका कैपिटल M है, इनटू एक्सेलरेशन जो है वो A1 है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो देखो बच्चों ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। फिर थर्ड इक्वेशन कहाँ से आएगी भाई, तीसरी और चौथी इक्वेशन कहाँ से आएगी, है ना, क्योंकि टेंशन है, नॉर्मल है, A1 है, A4 A2 है, तो 4 वेरिएबल्स है ना। तो तीसरी इक्वेशन आएगी आपके M के FBD से, है ना। लेकिन M का FBD आप बनाओगे विथ रिस्पेक्ट टू वेज। M का जो FBD है बच्चों वो तो आप बनाओगे विथ रिस्पेक्ट टू वेज। तो यहाँ पे हम देखें किसके फ्रेम में जाके FBD बनाएंगे, वेज के फ्रेम में। तो वेज के फ्रेम में देखें तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल m का मास, और स्मॉल m का मास जो एक्सेलरेशन A2 वो विथ रिस्पेक्ट टू वेज ऐसा है। अब इसमें आपका नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा है n, अगर वेज पे ये लगा रहा था तो वेज उस पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और एक टेंशन फोर्स लग रहा है, देखो ये वाला इंक्लाइंड, तो ये टेंशन फोर्स लग रहा है। फिर mg का नीचे, तो mg के दो कंपोनेंट होंगे ये वाले, एक ये वाला और एक ये वाला कंपोनेंट। तो आप जानते हो ये वाला कंपोनेंट cos थीटा है और ये sin थीटा। तो दिस इज mg cos थीटा एंड दिस इज mg sin थीटा, है ना बच्चों। तो ये सारे फोर्सेस हमारे बन गए, लेकिन एक फोर्स और लगेगा, क्योंकि हम वेज के फ्रेम में, तो वेज एक्सेलरेटेड फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो सूडो लगाना पड़ेगा। तो सूडो भाई ऐसे लगेगा, फिर ये सूडो लगेगा, दिस इज m इंटू A1 एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में, और FBD भी जो मास बना रहे हैं इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो ये बनेगा भाई, है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें सारे डायरेक्शंस देखने पड़ेंगे, तो m के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो आपको पता है कि ये अगर हम देखें तो ये एंगल जो है ये थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है। तो फिर MA1 के जो कंपोनेंट होंगे वो इस डायरेक्शन में होगा, कितना भाई, MA1
cos थीटा, और इस डायरेक्शन में होगा बच्चों ma1 sin थीटा। अब देखो, अब आप इक्वेशन बना लो भाई। तो यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगी, कौन कौन सी? पहले तो आप ये बैलेंसिंग कर लो क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये हो जाएगा नॉर्मल प्लस ma1 sin थीटा इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई बच्चों। इस तरीके से लिख सकते हैं ना इक्वेशन नंबर थर्ड। और दूसरी आपकी आ जाएगी कितनी भाई, आपकी बच्चों ये एक्सेलरेशन वाली, तो नेट फोर्स, तो नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स, यानी कि ma1 cos थीटा प्लस mg sin थीटा माइनस टेंशन, टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल्स टू m इंटू a2, जो नेट एक्सेलरेशन है a2 वो नीचे की तरफ है, तो ये ma2। अब a1 a2 अगर आपको मिल जाएंगे तो फिर आप भाई इसका एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड भी निकाल पाओगे, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू वेस्ट तो a2 ऐसा है और ये a1 ऐसा है, तो ग्राउंड फ्रेम में इनका रिजल्टेंट है वो आपका एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m। तो ये भी निकल आएगा, ये एंगल निकाल कर, है ना। तो आई होप आप इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पे निकाल सकते हो, है ना। तो ये जो चार इक्वेशन कैसे बनाई गई है बच्चों, आपको समझ में आया होगा, और ये अच्छे क्वेश्चंस में इनकी गिनती होती है काफी, है ना। तो काफी बढ़िया क्वेश्चंस माने जाते हैं, और जब ये आते हैं तो आसानी से बनते नहीं है। लेकिन आई होप अगर आप कंसेप्ट चलोगे, एफबीडी अच्छे से बना पाओगे, कंस्ट्रेंट मोशन लगा पाओगे, और रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट आता होगा, तो आप अच्छे से इन सवालों को कर पाओगे। तो आई होप बच्चों ये ऐसे क्वेश्चन सब आपको क्लियर होंगे।